गुड आफ्टरनून। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे, बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर जिसका नाम डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जनसंख्या समस्या, जिसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं पॉपुलेशन प्रॉब्लम। अर्थात आज हम लोग जो है पॉपुलेशन के प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जनसंख्या समस्या की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। जनसंख्या पॉपुलेशन ये जो है एक समस्या के रूप में, आर्थिक विकास में बाधा के रूप में, विशेष रूप से हम बात करेंगे अल्प विकसित देशों में। वैसे तो पूरे विश्व की जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन पूरे विश्व की जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उसमें जो सबसे विशेष योगदान है वह किसका है? वह है अल्प विकसित देशों का। जो अल्प विकसित देश हैं, जो विकासशील देश हैं, डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, उनका जो है सबसे अधिक योगदान रहा है जनसंख्या वृद्धि में। तो जो अल्प विकसित देश हैं या विकासशील देश हैं, भारत जैसे जो भी विकासशील देश हैं, वहाँ पर जनसंख्या क्या है? जनसंख्या एक प्रॉब्लम बनी हुई है, एक समस्या बनी हुई है, वहाँ के आर्थिक विकास में एक बाधक के रूप में कार्य कर रही है, अर्थात आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है। तो अल्प विकसित देशों में जनसंख्या किस प्रकार से आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है, गरीबी की समस्या को जन्म दे रही है ना, तमाम आर्थिक प्रॉब्लम जो है क्रिएट कर रही है, तो वो क्या कारण है ना, उसी के बारे में यहाँ पे हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि अल्प विकसित देशों में जनसंख्या जो है, जनसंख्या वृद्धि है ना, जनसंख्या वृद्धि की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। जनसंख्या वृद्धि जो है किस प्रकार से आर्थिक विकास के रूप में बाधा उत्पन्न करती है, उसी पॉइंट्स पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है प्रति व्यक्ति आय में कमी। प्रति व्यक्ति आय में कमी। पहला है प्रति व्यक्ति आय में कमी। दूसरा, पहले हम पॉइंट्स लिख ले रहे हैं, फिर इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। दूसरा है खाद्यान्न पूर्ति की समस्या। खाद्यान्न पूर्ति की समस्या, खाद्यान्न पूर्ति की समस्या। तीसरा है पूंजी निर्माण का कम होना। पूंजी निर्माण का कम होना। इसी तरीके से और भी पॉइंट हैं। चौथा पॉइंट आपका है बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि। बेरोजगारी में वृद्धि। इसी तरीके से आपका जो पांचवा पॉइंट है वह है अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार। अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार। अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार। इसी क्रम में हम बात करेंगे। नेक्स्ट है आपका कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या। कीमत स्तर में वृद्धि
की समस्या कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या, इसी तरीके से जनसंख्या और सामाजिक समस्याएं। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख सकते हैं जनसंख्या एवं सामाजिक समस्याएं और हम इसी तरीके से 8वें पॉइंट में लिख सकते हैं जनसंख्या और पर्यावरण। जनसंख्या और पर्यावरण। तो यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो कि जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न समस्याएं विशेष रूप से अल्प विकसित देशों में, विकासशील देशों में किस प्रकार से होती है, उसी को जो है हम इन बिंदुओं के अंतर्गत जो है समझने का प्रयास करते हैं। अर्थात ये बिंदु जो है हमको ये बताएंगे कि जनसंख्या वृद्धि जो है किस प्रकार से अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करती है या समस्या क्रिएट करती है। तो पहला पॉइंट आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति व्यक्ति आय में कमी। अर्थात अल्प विकसित देशों में जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या होता है कि प्रति व्यक्ति आय में कमी हो जाती है। अब ये प्रति व्यक्ति आय क्या है, आपको पता है प्रति व्यक्ति आय क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप पर कैपिटा इनकम बोलते हैं इंग्लिश में, पर कैपिटा इनकम PCI, ये होता है आपका नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। है ना, नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ये PCI होता है, पर कैपिटा इनकम इसको बोलते हैं। अब यहाँ पर हम आपको ये दिखाएंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या बढ़ने से प्रति व्यक्ति आय में कमी होती है। यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए नेशनल इनकम मतलब राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होती है, साधन लागत पर जो NNP होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। और मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय हम छोटे स्तर पे यहाँ पर ले रहे हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए राष्ट्रीय आय कितनी है, 100 रुपये है। कितनी है, 100 रुपये। NI आपका कितना है, 100 रुपये। और मान लीजिए कि पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन कितना है, ये आपका मान लीजिए है कितना, 20। कितना है कुल पॉपुलेशन, 20 है। हम छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी तो पॉपुलेशन कितना है। भारत जैसे देश की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो भारत जनसंख्या कितनी है, 2011 के अनुसार 121 करोड़ से अधिक है, जो कि विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहले नंबर पे कौन है, चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत क्या है, विश्व में दूसरे स्थान पर है, तो करोड़ों में जनसंख्या। लेकिन यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक ना, कि मान लीजिए जो है ये 100 रुपये जो है देश की इनकम है। देश की इनकम कितनी है, 100 रुपये है, और देश में जनसंख्या कितनी है, 20, कुल 20 लोग हैं। ऐसी स्थिति में जो पर कैपिटा इनकम होगा, पर कैपिटा इनकम फार्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 100/20, अर्थात कितना हो जाएगा, कट जाएगा ये 5 रुपये हो जाएगा। पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय कितनी हो जाएगी, 5 रुपये हो जाएगी, है ना। लेकिन मान लीजिए जो है, मान लीजिए कि राष्ट्रीय आय तो उतनी ही है, लेकिन हमारा जो जनसंख्या है वो बढ़ गया। तो जनसंख्या बढ़ने से मान लीजिए 20 से कितना हो गया, ये मान लीजिए 25 हो गया। जनसंख्या बढ़ गई, कितनी हो गई, 25 हो गई। तो 25 जनसंख्या होने से आप देखिए, ये आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 रुपये। अब देखिए, जब जनसंख्या 20 थी तो ऐसी स्थिति में आपका जो है
पर कैपिटा इनकम कितना था 5 रुपये, लेकिन जनसंख्या 20 से बढ़ के जब 25 हो गई तो पर कैपिटा इनकम कितना हो जाएगा, 5 से कम हो गया, है ना। जितना पहले था उससे क्या हो गया, कम हो गया। कितना हो गया, 4 हो गया। हमने केवल पॉपुलेशन में वृद्धि को यहाँ पे दर्शाया है ना। हालांकि राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, लेकिन पॉपुलेशन में जो वृद्धि है वो राष्ट्रीय आय की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जिससे क्या होगा कि पर कैपिटा इनकम क्या होगा, है ना, आपका ये अधिक होने के बावजूद भी ये चूँकि अधिक जब होगा, चूँकि ये क्या है, पॉपुलेशन क्या है, ये आपका पीसीआई निकालते समय ये भिन्न के हर के रूप में है, और किसी भी भिन्न का हर जितना बड़ा होता है उसका मान उतना ही कम आता है। तो ऐसी स्थिति में ये भिन्न है, तो ये भिन्न जितना बड़ा होगा अर्थात इसमें जितनी वृद्धि होगी, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा उतना ही क्या होगा, पीसीआई का मान कम होगा, पर कैपिटा इनकम कम होगा। यहाँ देखिए 5 रुपये से कितना हो गया, 4 रुपये हो गया, कम हो गया ना। तो इसी प्रकार से जो है जब जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती है, जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो ऐसी स्थिति में उस देश में जो है जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, पर कैपिटा इनकम कम हो जाता है, जिससे क्या होता है देश का जो आर्थिक विकास है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि जो है, जनसंख्या का बढ़ना, ये क्या है, ये जो है आपका पर कैपिटा इनकम में कमी करके जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें क्या कर दे रहा है, कमी कर दे रहा है। आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास में क्या कर दे रहा है, कमी कर दे रहा है। बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट अगला पॉइंट चलते हैं। दूसरा है खाद्यान्न पूर्ति की समस्या। खाद्यान्न पूर्ति की समस्या, देखिए खाद्यान्न पूर्ति की समस्या, जब जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो खाद्यान्न यानी भोजन के लिए जो अन्न का उत्पादन होता है, गेहूं है, चावल है, दाल है ना, इसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या बढ़ना जो है खाद्यान्न की जो सप्लाई है उसमें क्या करता है, समस्या क्रिएट कर देता है। क्यों क्रिएट कर देता है, जनसंख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन तो हमारा बढ़ रहा है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने से जो है जो हमारा खाद्यान्न है ना, अब कृषि में उत्पादकता में उस रेशियो में वृद्धि नहीं हो रही है जिस रेशियो में पॉपुलेशन में वृद्धि हो रही है ना। अर्थात पॉपुलेशन में जो वृद्धि है, जनसंख्या में जो वृद्धि है, वो खाद्यान्न में वृद्धि के अनुपात में देखा जाए तो उस रेशियो में जो है इसका जो है वृद्धि दर बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या है दोनों में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। जनसंख्या अधिक हो जाती है, खाद्यान्न कम हो जाता है, और खाद्यान्न कम होने से, जनसंख्या अधिक होने से जो असंतुलन उत्पन्न होता है उसी से क्या होता है, खाद्यान्न पूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। खाद्यान्न पूर्ति की समस्या को जो है सबसे पहले जो है माल्थस जी ने अपने जनसंख्या के सिद्धांत में जो है इसके बारे में विस्तृत जो है इसका जो है उल्लेख किया, उसको अपना जो है सबसे पहले इसकी जो है जिक्र की, चर्चा की, है ना। और माल्थस जी का क्या सिद्धांत रहा है इसको हम आगे के क्लास में जो है हम जिक्र करेंगे, यहाँ पर हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर मैं केवल इतना बता रहा हूँ कि माल्थस जी ने जो है लोगों का ध्यान जो है इस ओर आकृष्ट किया कि यदि जनसंख्या जो है तेज़ी से बढ़ती है तो क्या होगा, भविष्य में जो है खाद्यान्न पूर्ति की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो खाद्यान्न में जो वृद्धि होती है वो जनसंख्या में वृद्धि के अनुपात में क्या होता है, कम होता है, इसलिए जो है खाद्यान्न संकट की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है क्या लिखा हुआ है, पूंजी निर्माण का कम होना। पूंजी निर्माण का कम होना। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि से, अब ये सब समस्या क्यों हो रहा है, किस लिए क्रिएट हो रहा है, जनसंख्या बढ़ने से सब सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। अब पूंजी निर्माण का कम होना, जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण कम हो जाती है। कैसे कम हो जाती है, आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा कि जनसंख्या में वृद्धि हुई, पॉपुलेशन बढ़ा। जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि इनका जो है जो इनकम होती है, देखिए इनकम जो होती है, आय जो होता है, आय बराबर होता है C+S। आय जो है उपभोग पर व्यय किया जाता है और कुछ जो है क्या किया जाता है उसको हम सेविंग कर लेते हैं, बचत कर लेते हैं। और जो बचत होता है
यही बचत क्या होता है, इसी का इन्वेस्टमेंट होता है। बचत का ही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जब हम बचत करेंगे तभी क्या होगा, तभी इन्वेस्टमेंट होगा, तभी पूंजी का निर्माण होगा। पूंजी का निर्माण पूंजी का निर्माण जो है कब होगा, कैसे होगा, जब हमारा बचत में वृद्धि होगी। बचत बढ़ेगा तभी पूंजी निर्माण होगा, तभी जो है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पूंजी निर्माण होगा, है ना। अब देखिए, जब जनसंख्या बढ़ती है तो जनसंख्या क्या करती है, जनसंख्या जो है अपने आय का जो है वो अधिकांश भाग क्या कर देती है, खाद्य उपभोग पर व्यय हो जाता है। भाई जो भी देश विकास करता है, उत्पादन करता है, जनसंख्या बढ़ने से वो क्या करता है, अधिक से अधिक वो उपभोग कर जाता है ना। वो क्या करता है, जनसंख्या भाई बढ़ेगी तो उपभोग अपने आप बढ़ेगा। तो जो भी हम विकास कार्य कर रहे हैं, कुछ बचा कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ने से वो सारा क्या कर रहा है, उपभोग पे अधिक व्यय हो जा रहा है। उपभोग पर व्यय अधिक हो जाने से क्या होता है, जब ये अधिक हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे 100 रुपये हैं, अब 100 रुपये में मान लीजिए जो है आप 60 रुपये खर्च करते हैं, 40 रुपये बचाते हैं। अब मान लीजिए उपभोग आपने 80 रुपये कर दिया, तो कमाई तो कुल 100 ही रुपये है ना, तो 100 रुपये ही आय है आपकी, तो 80 जब आप खर्च करेंगे तो आपका बचत क्या होगा, 20 रुपये ही होगा ना। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब उपभोग में वृद्धि हुई तो बचत क्या हो गया, कम हो गया। और जब बचत कम होगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा अर्थात विनियोग कम होगा, तो पूंजी निर्माण की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो है पूंजी निर्माण की दर कम क्यों हो रही है, उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण है जनसंख्या का बढ़ना। तो जनसंख्या के बढ़ने के कारण क्या समस्या उत्पन्न हुई कि अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण कम हो गई, ये समस्या जो है उत्पन्न हो गई, पूंजी निर्माण की समस्या उत्पन्न हो गई। ठीक है, क्लियर हुई। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेरोजगारी में वृद्धि। अगला कारण क्या है, अगला समस्या क्या क्रिएट हो रहा है, किस प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहा है, बेरोजगारी को बढ़ा दे रहा है। जनसंख्या जो है समस्या किस प्रकार से उत्पन्न कर रहा है अल्पविकसित देश में। चौथा जो है यहाँ पर हमने जो लिखा है कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोजगारी में भी वृद्धि हो जा रही है, और जब बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो आर्थिक विकास में वृद्धि होगी, क्या आर्थिक विकास में कमी हो जाएगी। तो चूंकि जनसंख्या बढ़ने से क्या हो रहा है कि बेरोजगारी में जो है अपने आप वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है, क्या कारण है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो श्रम शक्ति होता है, श्रम शक्ति में भी जो है वृद्धि होती है। जो वर्किंग पर्सन होता है, कार्यशील जो जनसंख्या होती है उसमें जो है वृद्धि होती है। अब कार्यशील जो जनसंख्या है जब उसमें वृद्धि होगी, लेकिन सबको जो है रोजगार देना संभव है नहीं, क्योंकि ये अल्प विकसित देश है ना। यहाँ पर जो है पहले ही पिछड़ापन है, जनसंख्या इतनी तेजी बढ़ रही है तो जनसंख्या भी बढ़ रही है और देश पिछड़ापन भी है, अर्थात रोजगार के अवसर भी अधिक उपलब्ध नहीं है ना, औद्योगिकरण का अभाव है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि एक और जो है रोजगार के अवसर जो है बहुत ही धीमी मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में सृजित हो रहे हैं, और उधर जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बेरोजगारी जो है बहुत तेजी से बढ़ती है। जनसंख्या तेजी से बढ़ने से बेरोजगारी भी क्या होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो चूंकि यही क्या होते हैं, अब इसमें जो रोजगार होते हैं, जो जिसको रोजगार मिला होता है वही क्या होते हैं, वही देश के उत्पादन में क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। बाकी जो बेरोजगार है, बेकार है, तो श्रम शक्ति में तो उसको हम शामिल करते हैं, वो कार्य कर सकता है, क्षमता रखता है, काम चाहता है, लेकिन उसको काम मिलता ही नहीं है। जब उसको काम नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, तब वह जो है देश के उत्पादन में वह कोई योगदान नहीं कर पाता। इसलिए जो है यदि बेरोजगारों की संख्या इसमें बढ़ेगी तो देश में जो उत्पादकता होगी वो कम हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि देश का जो आर्थिक विकास होगा वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जनसंख्या जो है, जनसंख्या में वृद्धि से बेरोजगारी में वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो रही है, जो कि आर्थिक विकास में बहुत बड़ा जो है बाधा के रूप में ये समस्या उत्पन्न हो रही है। बात क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं पांचवा पॉइंट क्या है, देखिए बहुत ही
अच्छा पॉइंट है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार। अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या होता है कि जो अनुत्पादक उपभोक्ता होते हैं उनका भार देश पर अधिक हो जाता है। देश की अर्थव्यवस्था पर अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार अधिक हो जाता है। अनुत्पादक उपभोक्ता क्यों कहते हैं, अभी हम इसको समझते हैं, फिर हम बताते हैं किस प्रकार से ये भार जो है आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, अभी मैं पिछले क्लास में चर्चा कर रहा था, जो आयु संरचना की मैंने बात की थी कि 0 से 14 वर्ष, 15 से 64 वर्ष और 65 से ऊपर, 65 वर्ष से ऊपर, 3 भागों में हमने इसको डिवाइड किया था आयु संरचना को, पॉपुलेशन के, जनसंख्या के। तो ये जो जनसंख्या पिरामिड है इसको हमने 3 जो भागों में यहाँ पे बांटा है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें जो वर्किंग पर्सन है, कार्यशील जो जनसंख्या है, जो उत्पादक उपभोक्ता है ना, वो कौन है? वो इस वर्ग वाले हैं जिसको हम श्रम शक्ति भी कहते हैं। श्रम शक्ति, जिसमें आपके रोजगार और बेरोजगार दोनों व्यक्ति जो है सम्मिलित होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है आप देखेंगे ये 0 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे होते हैं, बच्चों की श्रेणी में ये लोग आते हैं, ये जितने होते हैं, जब जनसंख्या बढ़ेगी तो इनकी संख्या बढ़ेगी। और ये क्या होते हैं? ये देश पर एक प्रकार से क्या होते हैं? विकास पर एक प्रकार से ये भार के रूप में होते हैं। ये उपभोग तो करते हैं, कपड़ा पहनेंगे, भोजन करेंगे, है ना, तमाम जो है इनके उपभोग पर विद्यालय जाएंगे, बुक्स लेंगे, है ना, कॉपी लेंगे, पेन लेंगे, पेंसिल लेंगे, मतलब तमाम खिलौने लेंगे, तमाम जो है इनका जो है, चूँकि किसी भी व्यक्ति का, एक चीज़ जान लीजिए आप, किसी भी व्यक्ति का जो है आय शून्य हो सकता है लेकिन उसका उपभोग शून्य नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जीवित है, समाज में रह रहा है, तो वो जो है किसी न किसी जो है रूप में कुछ न कुछ वस्तुओं का उपभोग करता ही करता है, इसलिए उपभोग कभी शून्य नहीं हो सकता। तो ये लोग जो है क्या है, ये लोग उत्पादन में कुछ सहायता नहीं कर रहे हैं, इसलिए क्या है, अनुत्पादक है। लेकिन चूंकि उपभोग कर रहे हैं इसलिए इनको अनुत्पादक उपभोक्ता कहा जाता है ना। आपका जो 65 वर्ष से ऊपर हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, है ना, जो काम करने की क्षमता मतलब नहीं रख सकते क्योंकि वो शारीरिक रूप से क्या हो गए, अब वो बूढ़े हो गए, अब वो काम करने की उनमें क्षमता नहीं रह गई, तब वो अब क्या करते हैं, वो बैठकर आराम से घर पे जो है, घर पे बैठकर भोजन करते हैं, है ना, जो भी उपभोग कार्य होता है उपभोग करते हैं। वो क्या होते हैं, वो भी परिवार पर, समाज पर, देश पर क्या होते हैं, एक प्रकार से अनुत्पादक उपभोक्ता के रूप में, भार के रूप में होते हैं। हाँ, कुछ अपवाद स्वरूप हो सकता है जिसमें जो है आपके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, तो वो जो है क्या करते हैं, वो सरकारी पेंशन उनको मिलता है लेकिन वो उत्पादक नहीं होता है। सरकारी जो पेंशन मिलता है, जो पेंशन होता है, वो उत्पादक नहीं है क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप बैठकर पैसा ले रहे हैं, तो वह जो है आपके राष्ट्रीय आय में उसकी काउंटिंग भी नहीं होती है। हमारा जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसमें पेंशन को जो है, भत्ते को सम्मिलित नहीं किया जाता है। ये तो केवल सहायता होती है आपके जीविकोपार्जन के लिए। आपका जो है उस रुपए से आपने कोई उत्पादन कार्य नहीं किया, क्योंकि जीडीपी या नेशनल इनकम में उसी इनकम को सम्मिलित किया जाता है जो क्या होता है, क्रिएटिव होता है, सृजनात्मक आय। अर्थात 100 रुपये जो है का यदि आय हो रहा है तो 100 रुपये के बराबर उत्पादन कार्य भी हुआ हो, जितना उत्पादन हुआ है ना, उतनी आय को जो है हम केवल सम्मिलित करते हैं। अनुत्पादक को जो है आय को उसमें सम्मिलित नहीं करते। इसलिए ये भी क्या है, ये भी देश के उत्पादन कार्य में कोई भी सहयोग नहीं करते। ऐसी स्थिति में ये भी क्या है, अनुत्पादक हैं, लेकिन ये भी क्या करते हैं, उपभोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनको भी क्या कहा जाएगा, अनुत्पादक उपभोक्ता कहते हैं। इसके अलावा श्रम शक्ति वाले जो बचते हैं, जो कार्यशील जनसंख्या है, इसमें भी रोजगार और बेरोजगार दोनों लोग होते हैं। तो रोजगार वाले जो लोग हैं वो तो काम कर रहे हैं, देश के उत्पादन में योगदान दे रहे हैं, लेकिन जो बेरोजगार हैं बेचारे,
उनकी क्या स्थिति है? वो सक्षम तो हैं, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से काम करना चाहते हैं, स्वस्थ हैं, समर्थ हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल रहा। जब काम नहीं मिल रहा है मतलब बेकार हैं। बेकार हैं इसका मतलब क्या है? वो उत्पादन कार्य में योगदान नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपभोग तो कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उपभोक्ता तो हुए, लेकिन जो है वो क्या है? अनुत्पादक हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि अनुत्पादक उपभोक्ता यहाँ पर भी हैं, अनुत्पादक उपभोक्ता यहाँ पर भी हैं। अनुत्पादक उपभोक्ता इसके अंदर भी जो बेरोजगार लोग हैं वो भी अनुत्पादक उपभोक्ता में आते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि इन देशों में अनुत्पादक उपभोक्ताओं का क्या है? बहुत ज़्यादा भार है। कुछ ही मात्रा में जो है जो वर्किंग पर्सन है कुछ ही मात्रा में है, उनकी संख्या बहुत कम है, परसेंटेज कम है, और उन्हीं के ऊपर क्या है? इन सारे उपभोक्ताओं का भार है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में ये होता है कि इनकम तो क्रिएट होती है, जनरेट होती है, लेकिन उसका जो है अधिकांश भाग कहाँ पे खर्च हो जाता है? उपभोग पर खर्च हो जाता है ना। बचत कम हो पाती है। बचत कम होने से क्या होगा? मैंने आपको बताया कि अभी ऊपर आपने पढ़ा कि पूंजी निर्माण कम होगी, विनियोग कम होगा, पूंजी निर्माण कम होगी, जिससे क्या होगा? आर्थिक जो हमारा विकास है वो कम हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखिए अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार बढ़ता है ना। जनसंख्या वृद्धि से क्या होता है? अनुत्पादक उपभोक्ताओं का भार बढ़ता है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि अनुत्पादक उपभोक्ता कौन होते हैं, और इनका भार वास्तव में बढ़ रहा है, बढ़ता है। और इनके बढ़ने से क्या होगा? मैंने आपको बताया कि बचत कम होगी, उपभोग पर ज़्यादा व्यय होगा, बचत कम होगी, जिससे क्या होगा? आर्थिक विकास निम्न हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जनसंख्या बढ़ने से, इसका भार बढ़ने से क्या होता है कि ये जो है आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। बात क्लियर हो गई? नेक्स्ट हम बात करते हैं छठवां, कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या। छठवां पॉइंट है कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब आप देखिए यहाँ पर कीमत स्तर में वृद्धि की समस्या का मतलब ये है कि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी, जनसंख्या पॉपुलेशन, जनसंख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो मैंने आपको बताया कि इनका उपभोग स्तर बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो उपभोग क्या होगा? उपभोग में वृद्धि होगी। तो उपभोग के लिए जो है डिमांड में वृद्धि होगी। ये डिमांड अधिक करेंगे, है ना। ये क्या करेंगे? ये जो है डिमांड अधिक करेंगे, मांग में वृद्धि हो जाएगी। जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा? मांग में वृद्धि हो जाती है, और मांग में वृद्धि जो है इतना ज़्यादा हो जाती है कि सप्लाई क्या हो जाती है? सप्लाई जो है वो मांग से कम हो जाती है। अर्थात डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, या कह लीजिए आप सप्लाई इज लेस देन डिमांड। तो ये समस्या क्रिएट हो जाती है कि डिमांड जो है क्या होता है? सप्लाई से अधिक हो जाता है। और कीमतों में जो है कीमतों का जो निर्धारण होता है वो कहाँ पे होता है? वो होता है जहाँ पे DS के बराबर होता है। यहीं पर जो है डिमांड सप्लाई के जहाँ बराबर होता है वहीं पे कीमतों का निर्धारण किया जाता है। यही संतुलन का स्तर होता है। लेकिन ऐसी इस स्तर इसमें असंतुलन यदि उत्पन्न हो गया तो असंतुलन दो तरीके से उत्पन्न होता है, या तो मांग में जो है वृद्धि हो जाती है सप्लाई की अपेक्षा, या फिर मांग में कमी हो जाती है सप्लाई की अपेक्षा, पूर्ति की अपेक्षा, है ना। तो यदि मांग में जो है डिमांड में यदि वृद्धि होती है सप्लाई से, तो कीमतों में क्या होता है? कीमतों में वृद्धि हो जाती है, कीमतें क्या होती हैं? बढ़ती हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि मान लीजिए सप्लाई अधिक हो जाती है डिमांड से, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? कीमतें कम हो जाती हैं। ये D बराबर यस कीमतों का संतुलन स्तर है। संतुलन बिगड़ेगा तो दो चीज़ें होंगी, या तो डिमांड अधिक हो जाएगा सप्लाई से, या फिर सप्लाई अधिक हो जाएगा डिमांड से। या डिमांड सप्लाई से अधिक होता है ना। जितनी वस्तुएं सप्लाई में है उससे अधिक डिमांड किया जा रहा है, तो सप्लाई कम होने से वस्तु की कीमतें क्या हो जाती हैं? अधिक हो जाती हैं। या फिर दूसरा कंडीशन होता है कि मान लीजिए जितनी डिमांड हो रही है उससे अधिक सप्लाई है ना। डिमांड क्या है? कम है, सप्लाई अधिक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कीमतें क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। वस्तुओं सेवाओं की कीमतें क्या हो जाती हैं?
कम हो जाती हैं। ये दो कंडीशन होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इन दोनों कंडीशन में कौन सा कंडीशन सामने आता है, तो आप देखिए ये पहला वाला कंडीशन सामने आपको दिख रहा है, अर्थात डी इज ग्रेटर देन एस, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मांग जो है पूर्ति से क्या है, अधिक है। मांग जब पूर्ति से अधिक होगी तो कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी, यहाँ पे देखिए वस्तुओं सेवाओं की जो प्राइसेस होती हैं वो बढ़ जाती हैं, है ना। जब वस्तुओं सेवाओं की प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो यही तो यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, जनसंख्या में वृद्धि से क्या समस्या उत्पन्न होती है। तो जनसंख्या वृद्धि से आप देख रहे हैं कि कीमत स्तर में क्या होता है, उसमें वृद्धि की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि से जब कीमत स्तर में वृद्धि होती है तो ये जो है कैसा इफेक्ट होता है, ये स्फीतकारी इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट होता है, अर्थात मुद्रास्फीति की समस्या उत्पन्न हो जाती है ना, जो कि क्या होता है, अर्थव्यवस्था के विकास में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। कीमतें बढ़ने से क्या होता है, ये अर्थव्यवस्था में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है, ठीक ना। क्योंकि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दो स्थितियाँ होती हैं, दोनों ही क्या होती हैं, अर्थव्यवस्था के विकास में क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो पहली स्थिति उत्पन्न हो रही है जनसंख्या वृद्धि से, ये क्या है, ये आर्थिक विकास में क्या है, एक प्रकार से बाधा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। इसके बाद जो है कुछ अन्य पॉइंट्स यहाँ पर हमने लिखा है, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। यहाँ पर लिखा हुआ है जनसंख्या एवं सामाजिक समस्याएं। जनसंख्या और सामाजिक समस्याएं, जनसंख्या बढ़ने से कुछ सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। सामाजिक समस्याएं उत्पन्न क्या होती हैं, आप देखिए यहाँ पर कि जनसंख्या जब बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक प्रकार से देखिए आप तो जनसंख्या बढ़ती है, लोग जो है गाँव से नौकरी नहीं मिल पाती, चूँकि जनसंख्या बढ़ेगी भोजन की समस्या उत्पन्न होगी, है ना। परिवार को जो है चलाने के लिए रुपए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, इनकम की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या होता है, काम के लिए जो है लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे शहर की ओर पलायन करते हैं, है ना। शहर की ओर पलायन करते हैं वो तो ठीक है, वहाँ पर भी जाते हैं, वहाँ पर भीड़ लग जाती है, वहाँ पर भी समस्या क्रिएट होती है। इसके अलावा जो है काम न मिल पाने से जनसंख्या बढ़ती है, काम न मिल पाने से जैसे चोरी करना, डकैती करना, आतंकवादी बन जाना, ये सब क्या है, ये सब सामाजिक बुराइयां हैं, ये सब सामाजिक समस्याएं हैं। तो चोरी करना, डकैती करना, है ना, छिनैती करना, ये सब जो है क्या है, ये सामाजिक बुराइयां हैं जो कि उत्पन्न क्यों हो रही हैं, जनसंख्या बढ़ने से। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, उनको काम नहीं मिल पा रहा है, बेकार हैं, तो वे क्या करते हैं, वे जो है गलत रास्ते पे अनैतिक कार्य करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा तमाम जो लोग होते हैं, कुछ लोग क्या होते हैं, वो मेंटली जो है कुंठा के शिकार हो जाते हैं, है ना, वो कुंठित हो जाते हैं, उनको काम नहीं मिल पाता, उनके पास प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, पारिवारिक दबाव बहुत ज़्यादा होता है, सामाजिक दबाव होता है, जिससे वो क्या होते हैं, वो कुंठित हो जाते हैं, मानसिक विकार से ग्रसित हो जाते हैं। तो ये तमाम समस्याएं जो है जनसंख्या वृद्धि से यहाँ पर उत्पन्न होती है, जिसको हम कह सकते हैं कि सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं हम, जनसंख्या और पर्यावरण। जनसंख्या और पर्यावरण, पॉपुलेशन और एनवायरनमेंट में जो है क्या संबंध है, अर्थात जनसंख्या बढ़ने से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जनसंख्या बढ़ने से जो है पर्यावरण पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और नकारात्मक प्रभाव जो है दो तरह से पड़ता है। एक तो क्या होता है, जनसंख्या बढ़ने से जो है जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, उनमें क्या होता है, धीरे धीरे ह्रास होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, अधिक से अधिक उसका उपयोग करते हैं, विदोहन करते हैं, जिससे उनमें जो है कमी आती है। और दूसरी तरह जो है कई तरह के जो है पॉल्यूशन जो है, प्रदूषण जिसको कहते हैं, वे उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप देखिए कि जनसंख्या जो है, अल्प जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या वृद्धि जो है, ये अल्प विकसित देशों में, विकासशील देशों में क्या करती है, आर्थिक विकास में जो है बाधा उत्पन्न करती है। इस प्रकार से जनसंख्या क्या है, ये एक समस्या के रूप में मैंने यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किया। हालांकि जनसंख्या जो है इसके कुछ पॉजिटिव पक्ष भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने जनसंख्या को एक प्रॉब्लम के रूप में जो है प्रस्तुत किया, जो कि आर्थिक विकास में बाधा के रूप में यहाँ पर मैंने इसको प्रूफ किया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।